तो चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे इंसान की जो समाज के सबसे गहरे अंधेरों से निकलकर आधुनिक भारत की किस्मत लिखने वाला था। ये उस प्यासे लड़के की कहानी है जिसने करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान की प्यास को हमेशा के लिए बुझा दिया। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत, जहां जाति व्यवस्था की क्रूरता अपने चरम पर थी, जहां कुछ लोगों को अपने गले में एक हांडी लटकाकर चलना पड़ता था। पता है क्यों? ताकि उनका थूक भी जमीन पर गिरकर किसी और को अपवित्र ना कर दे। इसी अमानवीय माहौल में एक बच्चे ने अपनी आंखें खोली थीं। उस लड़के का नाम था भीमराव। स्कूल में जब प्यास लगती तो वो नल या घड़े को छू भी नहीं सकता था। उसे इंतजार करना पड़ता कि कोई चपरासी आएगा और बहुत दूर से ऊपर से उसके हाथों में पानी डालेगा। और सोचिए, जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता, उस दिन उस छोटे से बच्चे को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। और ये सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं था। स्कूल, जहां तो सब बराबर होने चाहिए, है ना, वहां भी भेदभाव उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वो दूसरे बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठ सकता था। उसे अपने घर से एक बोरा लेकर आना पड़ता था और क्लास के एक कोने में दरवाजे के पास अकेले बैठकर पढ़ना पड़ता था। एक बार का किस्सा है, वो अपने भाइयों के साथ बैलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। जैसे ही गाड़ी चलाने वाले को उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें बीच रास्ते में ही गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया, ये कहकर कि उसकी गाड़ी अपवित्र हो गई है। उस दिन उस छोटे से भीम ने पहली बार सामाजिक बहिष्कार का कड़वा घूंट पिया। अब इतने अपमान, इतने जख्म, इन्होंने भीमराव के अंदर एक आग जला दी थी और वो समझ गए थे कि अगर इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ना है तो हथियार सिर्फ एक ही है, और वो है शिक्षा। बड़ौदा के महाराज से मिली एक स्कॉलरशिप के सहारे वो युवा भीमराव 7 समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और वहां जिंदगी में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि आज़ादी और बराबरी क्या होती है। वहां कोई उनकी जाति नहीं पूछ रहा था। वहां वो सिर्फ भीमराव थे, एक तेज, होनहार छात्र। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जैसे एक मिशन ही बना लिया था। पता है, रोजाना 18 घंटे तक पढ़ाई। सोचिए, 18 घंटे। उन्होंने ज्ञान के हर समंदर को खंगाल डाला, क्योंकि वो जानते थे कि वो सिर्फ डिग्रियां नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने लोगों के हक की लड़ाई के लिए ढाल और तलवार तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब वो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां लेकर भारत लौटे, तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ जमीन पर कुछ भी नहीं बदला था। सोचिए, एक तरफ उनके पास दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से एमए, पीएचडी, डीएससी की डिग्रियां थीं, और दूसरी तरफ भारत की ज़मीनी हकीकत, जहां बड़ौदा रियासत में एक बड़ा अफसर होने के बाद भी उन्हें कोई किराए पर घर देने को तैयार नहीं था। ऑफिस में लोग उनसे छूने से बचते थे, चपरासी फाइलें मेज पर फेंक कर देता था। उसी रात उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों के मानवाधिकारों के लिए लगा देंगे। और यहीं से शुरू हुआ सामाजिक न्याय का महायुद्ध। 1927 में उन्होंने महाड़ के उस तालाब से पानी पिया जहां जानवरों को तो इजाजत थी, पर दलितों को नहीं। ये सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, ये हजारों साल की गुलामी को एक सीधी चुनौती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर ये ऐलान कर दिया कि जो नियम इंसान को इंसान का दर्जा नहीं देते, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ये लड़ाई राजनीतिक अधिकारों तक भी पहुंच गई। उन्होंने दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, मतलब कि दलित अपना नेता खुद चुन सके ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। लेकिन गांधी जी को लगा कि इससे तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की ये मांग मान ली, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उनके लोगों के राजनीतिक अधिकार थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी की जान। आखिरकार उन्होंने गांधी जी की जान को चुना और पूना पैक्ट पर साइन कर दिए। और यहीं से भारत में जो आज हम आरक्षण नीति देखते हैं, उसकी नींव पड़ी। और फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो इंसान जिसे समाज ने हर अधिकार से दूर रखा, अब उसी के हाथ में थी एक नए आज़ाद भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी। डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया स्वतंत्र भारत की संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। सोचिए, क्या विडंबना है।
जिस लड़के को क्लास के बाहर बिठाया जाता था, आज वही पूरे देश के लिए सबसे बड़ी कानून की किताब लिख रहा था। और उन्होंने जो संविधान बनाया ना, वो सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, वो एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। आर्टिकल 17 से छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हर एक नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का बराबर का हक दिया। और हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और जब हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था, संसद में कुछ रूढ़िवादी ताकतों के विरोध की वजह से पास नहीं हो पाया, तो उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी। अपने सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखते हुए भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और जो सवाल उन्होंने उठाए थे, वो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है आरक्षण। अब इसे लेकर बहुत बहस होती है, लेकिन अंबेडकर का विजन बिल्कुल साफ था। ये कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई खैरात। इसका सिर्फ एक मकसद है, रिप्रेजेंटेशन, यानी उन लोगों को सत्ता, शिक्षा और सम्मान की जगहों पर लाना जिन्हें हजारों सालों तक दरवाजे के बाहर ही रखा गया था। तो सवाल ये है कि क्या आज वो रिप्रेजेंटेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है? चलिए एक आंकड़ा देखते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के बड़े मीडिया हाउस में जो लीडरशिप की पोजीशंस हैं, उनमें से 90% पर सवर्ण जातियों के लोग हैं और SC/ST समुदाय से 0, एक भी नहीं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि अंबेडकर का संघर्ष आज भी कितना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक बदलाव के लिए 3 शब्दों का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया था। शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। संगठित रहो, क्योंकि बिखरा हुआ समाज कभी अपने हक नहीं ले सकता। और संघर्ष करो, क्योंकि अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें लड़कर हासिल करना पड़ता है। बाबा साहेब का जो आखिरी सपना था, वो एक ऐसे भारत का था जहां किसी को भी आरक्षण जैसे सहारे की जरूरत ही न पड़े। एक ऐसा समाज जो सच में न्यायपूर्ण हो, जहां आरक्षण की जरूरत ही खत्म हो जाए। सवाल यही है कि उस महामानव के सपनों का भारत हम कब और कैसे बनाएंगे।